गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन कृषि रसायन विज्ञान का लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे और उसकी अपन ने 4 क्लासें कर ली थी। आज 5वीं क्लास है अपनी इस पार्ट की। तो ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था और प्रोटीन के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया, एंजाइम के बारे में, एंजाइम का जनरल इंस्ट्रक्शन देखा था अपन ने। अब एंजाइम का वर्गीकरण देखेंगे। एंजाइम का वर्गीकरण, तो देखो एंजाइम का वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा किया गया था। एंजाइमों का वर्गीकरण, एंजाइमों का वर्गीकरण और नामकरण देख लिया था ये अपन ने। भाई नामकरण एज शब्द लिखा जाता है, तो एंजाइम का वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम, अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा 6 भागों में बांटा गया है। इसे 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा इसे 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। नंबर 1 भाग है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन और अपचयन से संबंधित है। तो हमारे जैविक शरीर में, हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को ये एंजाइम संपन्न करवाता है। तो ये एंजाइम जैविक ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं को क्या करता है? संपन्न करता है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं का ये क्या करता है? संचालन करता है। उन अभिक्रियाओं को ये संपन्न करवाता है। दूसरा जो एंजाइम है वो है, दूसरी प्रकार का जो एंजाइम है वो है ट्रांसफरेसेज। ट्रांसफरेसेज ये एंजाइम है ट्रांसफरेसेज। इस एंजाइम जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम ट्रांसफरेसेज एंजाइम, ये ट्रांसफर यानी एक स्थान से विनिमय का काम करता है। यानी 2 पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय करवाता है। 2 पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय, ट्रांसफर कराने का कार्य करता है। ठीक है ना। 2 पद समूह के विनिमय कराने का काम करता है। जैसे एक समूह है AB, दूसरा समूह है CD, इन दोनों के बीच में अंतः क्रिया होगी तो AC बन जाएगा प्लस BD। इस प्रकार ये समूह का क्या करता है? विनिमय करवाता है, ट्रांसफरेसेज एंजाइम। अगला जो एंजाइम है वो है हाइड्रोलाइजेज। तीसरे प्रकार का है हाइड्रोलाइसेज। हाइड्रोलाइसेज या हाइड्रोलेसेज एंजाइम, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसेज भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलेसेज भी बोला जा सकता है इसे। तो ये आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोलेसेज, हाइड्रो का मतलब होता है जल अपघटन। तो ये एंजाइम है, ये जल अपघटन से संबंधित क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जल अपघटन से संबंधित क्रियाओं को
उत्प्रेरित करता है या संपन्न करवाता है। तो देखो AB + H2O, जल अपघटन से संबंधित AB + H2O, तो AOH हो जाता है, AOH अर्थात से लिखेंगे AOH + HB। तो इस जल अपघटन यानी जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है यह इस एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है ना। अगला जो एंजाइम है वो है लाइसेज। लाइसेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम भी क्या करता है, हाइड्रोलाइसेज के समान ही होता है। हाइड्रोलाइसेज जल अपघटन अभिक्रियाओं को करता है और ये एंजाइम है जल अपघटन से विपरीत जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने का काम करता है, उन पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। अर्थात जल अपघटन से, एक मिनट दूसरी पेन से लिख देते हैं इसे, जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। अन्य पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। जल अपघटन से संबंधित अतिरिक्त अन्य पदार्थों को, जैसे AB, ये कोई यौगिक है, इसे ही तोड़ेगा A+ और B में, इसे तोड़ देता है। इस प्रकार ये था चौथा एंजाइम। पांचवा जो एंजाइम है वो है आइसोमरेसेज। ये जो एंजाइम है, आइसोमर का मतलब होता है समावयव बनाना, तो ये समावीकरण अभिक्रियाओं में काम भाग लेता है। भाई समावीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने का काम करता है। समावीकरण अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है। और जो लास्ट का जो एंजाइम है, छठा प्रकार है इसका, वो है लाइगेजेज। लाइगेजेज एंजाइम, ये है लाइगेज एंजाइम युग्मन अभिक्रिया। लाइगेज का मतलब होता है युग्मन करना, लाइगेज का मतलब युग्मन करना, युग्मन अभिक्रियाओं में। और युग्मन अभिक्रियाओं में भी ATP का क्या करता है, ये युग्मन करता है, ATP के साथ युग्मन दर्शाता है। तो ये एंजाइम है, ये एंजाइमों का वर्गीकरण है। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा इनका वर्गीकरण बताया गया है। 6 भागों में इन्हें बांटा गया है और 6 भागों में इन्हें बांट करके एंजाइम अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा बांटा गया है इन्हें। और ये जो है 6 भाग ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, यानी नाम ही है इसका, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाम अगर आपको आ रहा है इसका तो आराम से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा बांटा गया है इन्हें 6 भागों में। और नाम यदि इसका आ रहा है आपको तो ये नाम हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, 2 शब्द हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को क्या करता है, ये उत्प्रेरित करने का काम करता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम एंजाइम करता है ये, ठीक है। आगे आता है ट्रांसफरेसेज एंजाइम। ट्रांसफरेसेज एंजाइम, ट्रांसफर का मतलब होता है विनिमय करना, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करना। तो ये 2 पदार्थों के मध्य समूह का क्या करता है, विनिमय करता है, ट्रांसफर करता है उन्हें। जैसे AB और CD है तो AC और BD बन जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोलाइसेज एंजाइम है। ये हाइड्रो का मतलब होता है जल और लाइसेज का मतलब होता है अपघटन। हाइड्रो और लाइसेज 2 शब्दों से बना है। हाइड्रो का मतलब होता है जल और लाइसेज का मतलब होता है अपघटन। तो जल अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करता है ये। तो AB + H2, देखो जल का अणु टूट गया, ये OH, इसका जल का OH है, एक के साथ में आ गया, HB के साथ में चला गया।
लाइसेज का मतलब होता है अपघटन। अपघटन अभिक्रियाओं में काम करता है, और अपघटन वे अभिक्रियाएं, उन अभिक्रियाओं को जिनमें जल का अपघटन नहीं हो, जल अपघटन अभिक्रियाओं में काम करता है हाइड्रोलाइसेज, अर्थात जल अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है हाइड्रोलाइसेज, जबकि अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा लाइसेज। साफ लिखा है मैंने, जल अपघटन अभिक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को तोड़ने का काम, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। आइसोमरेसेज, आइसोमर का मतलब होता है समायोग, समायोग बनाने वाले समायोगीकरण अभिक्रियाओं में ये काम करेगा, अर्थात समायोगीकरण अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है आइसोमरेसेज एंजाइम। और लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, लाइगेजेज इसका मतलब होता है जोड़ना। एटीपी के अणुओं के साथ में युग्मन दर्शाता है, एटीपी के अणुओं के साथ में युग्मन दर्शाता है। तो ये हैं, आप पॉइंट डालेंगे एंजाइमों का वर्गीकरण, और उसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। अब आप नंबर 1 डाल लेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अब आप इसमें लिखेंगे यह एंजाइम, डैश लगा करके लिखना, यह एंजाइम जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को, यह एंजाइम जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है, संपन्न करवाता है, जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है। इट्स ओके। आगे चलें। नंबर 2 है ट्रांसफरेसेज एंजाइम, ट्रांसफरेसेज एंजाइम नंबर 2, ट्रांसफरेसेज एंजाइम। इसमें लिखेंगे आप यह एंजाइम 2 पदार्थों के मध्य, यह एंजाइम 2 पदार्थों के मध्य समूहों का विनिमय करवाता है। यह एंजाइम 2 पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय करवाता है, समूह का विनिमय करवाता है। ये उतारेंगे आप AB + CD = AC + BD, ये उतार लें। AB + CD = AC + BD। अब आप नंबर 3 डालेंगे हाइड्रोलाइसेज एंजाइम, हाइड्रोलाइसेज एंजाइम। हाइड्रोलाइसेज एंजाइम, इसमें लिखेंगे यह एंजाइम जल अपघटन अभिक्रियाओं को, यह एंजाइम जल अपघटन अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है, जल अपघटन अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है। ठीक है ना। हाइड्रो का मतलब जल और लाइसेज का मतलब अपघटन, जल अपघटन अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है। ठीक है। इसके नीचे आप ये उतार देंगे ये उतारें आप AB + H2O, तो AOH + HB। आगे एक टॉपिक डालेंगे नंबर 4 पर लाइसेज, लाइसेज। और लाइसेज में लिखेंगे, लाइसेज का मतलब होता है अपघटन, हाइड्रोलाइसेज का मतलब होता है जल अपघटन। यानी जल अपघटन अभिक्रियाओं के अलावा, जल अपघटन में तो आएगा हाइड्रोलाइसेज और अपघटन अभिक्रियाओं में आता है
लाइसेज। तो लिख लो आप इसमें, जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य अपघटन अभिक्रियाओं को जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, यह आ गया। जैसे ए प्लस बी में, ए बी किस में टूट गया, ए प्लस बी में। 5 नंबर पे लिखेंगे अब आप आइसोमरेसेज एंजाइम। इसमें लिखेंगे आप, यह एंजाइम समावयीकरण अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, आइसोमर का मतलब होता है समावयव। नंबर 6 लाइगेजेज एंजाइम। इसमें लिखना, यह एंजाइम एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तो यह है इनका वर्गीकरण एंजाइमों का। छह भागों में बांट दिया इन्हें, याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं इनका वर्गीकरण है। अब आगे दिए गए कुछ एंजाइम्स जिनके कार्य, कुछ एंजाइमों के कार्य, ठीक है ना। कुछ एंजाइमों के कार्य व उद्गम स्थल ये दिए गए हैं। तो देखो इनके कार्य और उद्गम स्थल, पॉलीसेकेराइड बदलता है माल्टोज में। नंबर 1, पॉलीसेकेराइड किस में बदल रहा है, माल्टोज में। पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है टाइलिन। ठीक है ना। इस टाइलिन एंजाइम का उद्गम स्थल, टाइलिन एंजाइम आंत्र या मुँह की लार में, यह है इसका उद्गम स्थल, मुँह की लार में पाया जाता है। या उद्गम स्थल इसका क्या है, मुँह की लार। तो पॉलीसेकेराइड्स बदलता है माल्टोज में, किसके माध्यम से, टाइलिन एंजाइम के माध्यम से। अब नंबर 2 पर है माल्टोज बदलता है ग्लूकोज में। माल्टोज किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। और माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है तो ये माल्टेज एंजाइम काम में आता है। यहाँ माल्टेज एंजाइम यहाँ काम में आएगा
माल्टेज एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम होगा माल्टेज। अब माल्टेज एंजाइम का उद्गम स्थल, माल्टेज एंजाइम का उद्गम स्थल, माल्टेज एंजाइम का उद्गम स्थल है आंत्र रस, आंत्र रस, ठीक है। आगे तीसरा देखते हैं, पॉलीसेकेराइड बदलता है माल्टोज में। पॉलीसेकेराइड इसमें बदल रहा है माल्टोज में, और पॉलीसेकेराइड माल्टोज में बदलता है। इसके लिए जो एंजाइम आता है वो है एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन एंजाइम। अब इसका जो उद्गम स्थल है एमाइलोप्सिन एंजाइम, इसका उद्गम स्थल है वो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी इसका उद्गम स्थल अग्नाशयी रस। अब नंबर 4 पर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में बदलता है तो ये बदलता है पेप्सिन एंजाइम से, पेप्सिन एंजाइम की सहायता से, और पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है उधर जठर रस में। पेप्सिन एंजाइम उधर जठर रस, यानी यहाँ से ये उत्पन्न होता है। तो देखो इसमें एंजाइम पूछा जा सकता है, वे कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से उत्पन्न होता है, तो उधर जठर रस से उत्पन्न होता है। माल्टेज एंजाइम कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आंत्र रस से उत्पन्न होता है। काम क्या है इसका, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम है। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है, तो मुँह की लार में पाया जाता है, और पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो ये हैं एंजाइम के कार्य और उद्गम स्थल। तो पहले इनको उतारें, बाद में वो लिखवाते हैं। पहले इनको उतार लें एक बार।
अब है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। 5 नंबर पर प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बदलते हैं किसमें? पेप्टाइड में। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में बदलते हैं और इसके लिए एंजाइम आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम, इस एंजाइम का उद्गम स्थल ट्रिप्सिन एंजाइम, इसका उद्गम स्थल है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। और नंबर 6 वसा। नंबर 6 है वसा। ये बदलती है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल वसीय अम्ल में बदलती है। तो इसमें जो एंजाइम काम में आता है वो होता है लाइपेज। ये जो लाइपेज एंजाइम है ये भी उधर जठर रस में पाया जाता है। उधर जठर रस, ठीक है ना, ये भी वहाँ पाया जाता है। अब आगे देखते हैं डीएनए और आरएनए। नंबर 7 पर आता है डीएनए व आरएनए। डीएनए और आरएनए बदलते हैं ओलिगो और मोनो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो व मोनो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो व मोनो न्यूक्लियोटाइड में बदले जाते हैं ये। और ओलिगो व मोनो न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड। एंजाइम आता है इसमें डीऑक्सीराइबोज और ड्राइबोज। डीऑक्सीराइबोसेज व राइबोसेज एंजाइम। ये एंजाइम आता है, ये बदलता है। ये एंजाइम पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज व राइबोसेज व राइबोसेज। ये जो एंजाइम पाया जाता है ये एंजाइम पाया जाता है आंत व अग्नाशयी रस में। आंत व अग्नाशयी रस में, ठीक है। तो इनको सबको उतारें आप।
अब आता है एंजाइमों के गुणधर्म। एंजाइमों के गुणधर्म। एंजाइमों के गुणधर्म। एंजाइमों के गुण या गुणधर्म। अब इसमें नंबर 1 देखते हैं कि भाई एंजाइम में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। एंजाइम रंगहीन होते हैं, रंगहीन ठोस, ठीक है। जल व तनु अम्लों में विलय, तनु अम्लों में विलय। जल और तनु अम्लों में विलय होते हैं, ठोस होते हैं, रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता है इनका। दूसरा जो इसका गुण है, इनकी जो प्रकृति होती है वो कोलाइडी प्रकृति, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो कोलोइडी प्रकृति होती है भाई, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। उच्च अणुभार होता है, उच्च अणुभार, अणुभार भी उच्च होता है। और तापमान, तापमान होता है इसका सामान्य शरीर, या शरीर का सामान्य तापमान करने का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। और पीएच मान 6 से 8 पीएच पर अधिक क्रियाशील, यानी तापमान पर, सामान्य तापमान पर अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि पीएच जो मान होता है 6 से 8 के पीएच पर ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये सामान्य पीएच 6 से 8 पर अधिक क्रियाशील होते हैं, और शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इस पर ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्रिया विशिष्ट होते हैं एंजाइम, या अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्ट, अति विशिष्ट का मतलब एक एंजाइम एक विशेष जैविक अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। एक विशेष एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को ही संपन्न करवाता है या उत्प्रेरित करता है। ये होते हैं क्रिया विशिष्ट, यानी कि एक विशेष एंजाइम होता है वो एक विशेष प्रकार के पदार्थ को ही उत्पाद में बदलने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं क्रिया विशिष्ट या अति विशिष्ट, ठीक है। इसकी सक्रियता कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नियमित या कम की जाती है, ठीक है, नियंत्रित कर सकते हैं। इनकी अत्यंत कम मात्रा ही अभिक्रिया के लिए काफ़ी होती है। सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है। कहने का मतलब सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को खूब, यानी बहुत ज़्यादा इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। यानी अभिक्रिया की दर को, इसकी जो मात्रा है वो 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देती है, बढ़ाने का काम करती है 10 की पावर 20 गुना तक। यानी आप एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया 10 की पावर 20 गुना तक की वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित यानी कम किया जा सकता है। तो एंजाइम के गुणधर्म हैं ये, रंगहीन, ठोस, जल, तनु, विलीनों में विलय होते हैं, और प्रकृति कोलाइडी होती है, उच्च अणुभार वाले होते हैं, तापमान सामान्य शरीर का बराबर यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर, और पीएच मान 6 से 8 पर अधिक क्रियाशील होता है, अति विशिष्ट होता है या क्रिया विशिष्ट होता है। एक एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। सूक्ष्म मात्रा ही इसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है, लगभग 10 की पावर 20 गुना तक।
और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ डाल दें इसमें तो इसकी मात्रा गति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो लिखेंगे आप एंजाइमों के गुणधर्म। और नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, ये रंगहीन ठोस पदार्थ, ये रंगहीन ठोस पदार्थ जो रंगहीन ठोस पदार्थ जो जल व तनु अम्लों में विलय होते हैं। रंगहीन ठोस पदार्थ जो जल व तनु अम्लों में विलय होते हैं, तनु अम्लों में विलय होते हैं। आगे लिखेंगे, इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है, इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है, प्रकृति कोलाइडी होती है। आगे लिखेंगे, ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। नीचे लिखेंगे, तापमान और पीएच, तापमान और पीएच मान, टॉपिक लिखेंगे तापमान और पीएच मान, इसमें डैश लगा करके लिखेंगे एंजाइम शरीर के सामान्य ताप, एंजाइम शरीर के सामान्य ताप, कोष्टक में लिखना 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस कोष्टक के अंदर है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, तथा pH 6 से 8 के मध्य या pH 6 से 8 पर, pH 6 से 8 पर अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये अति विशिष्ट होते हैं, ये अति विशिष्ट होते हैं अर्थात अति विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक एंजाइम किसी एक अभिक्रिया को, एक एंजाइम किसी एक विशेष अभिक्रिया को ही, एक एंजाइम किसी एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। नीचे लिखेंगे अगला पॉइंट, एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही, एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को लगभग 10 की पावर 20 गुना तक, अभिक्रिया की दर को लगभग 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देती है, 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एंजाइम की सक्रियता, एंजाइम की सक्रियता कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों द्वारा, एंजाइम की सक्रियता कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों द्वारा, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नियमित या कम की जा सकती है, नियमित या कम की जा सकती है। नियमित या कम की जा सकती है। तो ये था एंजाइमों के गुणधर्म। अब देखेंगे एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि।
एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो एंजाइम क्या होते हैं कि अभिक्रिया के पथ को बदल देते हैं। एंजाइम का काम होता है अभिक्रिया का पथ बदलना। अभिक्रिया का पथ बदल देते हैं ये, ठीक है ना। पथ बदलने का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा को कम करके, सक्रियण ऊर्जा को कम करके संक्रमण अवस्था जल्दी बना देते हैं, ठीक है ना। अर्थात कम सक्रियण ऊर्जा वाली संक्रमण अवस्था बना लेते हैं। सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। उस ऊर्जा को कम कर देते हैं तो अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं जिससे वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं एंजाइमों में सक्रिय केंद्र भी होते हैं। इनमें क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र होते हैं जो अभिक्रिया को क्या करते हैं, जल्दी संपन्न करवाने का काम करते हैं, अर्थात सबस्ट्रेट से जुड़ने का, क्रियाधार से जुड़ने का काम करते हैं। तो एंजाइम की क्रियाविधि ताला चाबी सिद्धांत द्वारा दर्शाई जाती है। एक विशेष प्रकार के ताले को एक विशेष प्रकार की चाबी द्वारा खोला जा सकता है। उसी प्रकार एक विशेष एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। अर्थात एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो ताला चाबी सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत द्वारा समझाई जाती है, जिसके अनुसार एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार एक विशेष अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। अर्थात एंजाइम एक प्रकार से चाबी के समान कार्य करता है, क्रियाधार ताले के समान कार्य करता है। तो एक विशेष प्रकार के एंजाइम को एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसे ही कहते हैं एंजाइम क्रिया विशिष्ट होते हैं। तो ताला चाबी सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। एंजाइम की अभिक्रिया जो एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो 4 पदों में संपन्न होती है। नंबर 1 पद है एंजाइम और क्रियाधार की क्रिया से एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है। एंजाइम और क्रियाधार का मतलब सबस्ट्रेट, क्रियाधार की क्रिया से एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है। क्रियाधार संकुल बनता है। तो एंजाइम को ई से निरूपित करते हैं, क्रियाधार को एस से निरूपित करते हैं और ये बनता है ई एस, इस प्रकार। तो ये बन गया एंजाइम क्रियाधार संकुल और इसे बड़े कोष्टक में दर्शा देते हैं। दूसरा जो पद है वो है एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम इंटरमीडिएट में बदलता है, मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन होता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। तो यह है ई एस बदलेगा किसमें, ई आई, इंटरमीडिएट एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में। अब तीसरा जो पद है वो है एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल एंजाइम उत्पाद
संकुल में बदलता है। तो इसके लिए EI बदलेगा EP में, ठीक है, एंजाइम उत्पाद संकुल में। और लास्ट का जो चौथा पद है उसमें होता है एंजाइम उत्पाद संकुल एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है। एंजाइम उत्पाद संकुल एंजाइम व उत्पाद में टूट जाता है। तो इसमें टूट जाता है EP टूट जाएगा E + P में, एंजाइम और उत्पाद में, ठीक है ना। तो E एंजाइम को निरूपित करता है, S सबस्ट्रेट क्रियाधार को निरूपित करता है, ES एंजाइम संकुल को क्रियाधार संकुल को निरूपित करता है, और EI एंजाइम इंटरमीडिएट मध्यवर्ती संकुल को निरूपित करता है, EP एंजाइम उत्पाद संकुल प्रोडक्ट को निरूपित करता है, और E एंजाइम और P उत्पाद को निरूपित करता है। तो आप लिखेंगे एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के पथ को बदल देते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के पथ को बदल देते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के पथ को बदल देते हैं जिसमें अत्यंत कम सक्रियण ऊर्जा पर संकर्ण अवस्था बनाते हैं जिससे अत्यंत कम सक्रियण ऊर्जा पर संकर्ण अवस्था बनाते हैं जिससे वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे एंजाइम में सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं। एंजाइम में सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं जो क्रियाधार को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब लाइन बदल देंगे, लाइन बदल करके लिखेंगे एंजाइम की क्रियाविधि ताला चाबी सिद्धांत द्वारा समझाई जाती है। एंजाइम की क्रियाविधि ताला चाबी सिद्धांत द्वारा समझाई जाती है, जिसमें एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार एक विशेष अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक विशेष
अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये था ताला चाबी सिद्धांत। तो अब लिखेंगे एंजाइम की क्रियाविधि निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। नीचे की लाइन में एंजाइम की क्रियाविधि निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। एंजाइम की क्रियाविधि निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। नंबर 1 पद डालेंगे एंजाइम और क्रियाधार की क्रिया से, एंजाइम और क्रियाधार की क्रिया से एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है। एंजाइम और क्रियाधार की क्रिया से एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है। संकुल बनता है। ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे E+S। E एंजाइम को निरूपित करता है। एंजाइम, और यह है क्रियाधार, सबस्ट्रेट, क्रियाधार। एंजाइम E और S से दर्शाते हैं क्रियाधार सबस्ट्रेट, और ES से दर्शाते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम क्रियाधार संकुल। ठीक है, तो ये उतार लें E+S, तो ES। समझ गए। इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट डालेंगे एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। एंजाइम मध्यवर्ती, एंजाइम मध्यवर्ती है, एंजाइम E है और I है मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। उसके नीचे ये उतारें, ये ES, तीर का निशान EI। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे तीसरा पॉइंट एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में बदलता है। एंजाइम उत्पाद संकुल में बदलता है। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में बदलता है। तो EI EP में बदलता है, ये लिखेंगे EI, तीर का निशान EP। इसके बाद में लिखेंगे एंजाइम, अगला पॉइंट एंजाइम उत्पाद संकुल। एंजाइम उत्पाद संकुल एंजाइम व उत्पाद में टूट जाता है। एंजाइम उत्पाद संकुल एंजाइम व उत्पाद में टूट जाता है। तो ये तो हो गया एंजाइम और ये हो गया उत्पाद, टूट जाता है। ठीक है, तो ये 4 पदों में इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। इसके बाद में आप लिखेंगे, इनका सबका मतलब आपको पता ही है। E एंजाइम, EI होता है एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, EP होता है एंजाइम उत्पाद संकुल, ES होता है एंजाइम क्रियाधार संकुल। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, लिखवा दी है मैंने सारी। तो ये ताला चाबी सिद्धांत द्वारा इसको समझाया जा सकता है। ताला चाबी सिद्धांत, जो एक विशेष प्रकार के ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो ये क्रिया विशेष इस कारण से होते हैं। अब लिखेंगे एंजाइम के बारे में, लास्ट पॉइंट रह गया एंजाइम की उपयोग। एंजाइम के उपयोग टॉपिक डालेंगे आप, एंजाइम के उपयोग। एंजाइम के उपयोग।
और एंजाइम के उपयोगों में नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। देखो एंजाइम के उपयोगों में ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है ना, एंजाइम के उपयोग में नंबर 1 पॉइंट है ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, नंबर 1 पॉइंट पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है रोगों की रोकथाम में, रोगों की रोकथाम, रोगों की रोकथाम में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे एल्बिनिज्म रोग जो रोग है, लिखना नहीं है अभी, एल्बिनिज्म रोग, ये रोग होता है, ये ट्राइसिनेज एंजाइम की कमी से होता है भाई। ट्राइसिनेज, इस एंजाइम ट्राइसिनेज की कमी से, इसकी कमी से होता है। इस एल्बिनिज्म रोग को रोका जा सकता है ट्राइसिनेज दे करके। तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के एल्बिनिज्म रोग है, उस व्यक्ति को ट्राइसिनेज एंजाइम दिया जाए तो ये रोग रोका जा सकता है। तो लिख लें आप इसमें रोगों की रोकथाम में। आगे लिखेंगे जैसे एल्बिनिज्म रोग ट्राइसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। एल्बिनिज्म रोग ट्राइसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। एल्बिनिज्म रोग ट्राइसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। ट्राइसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। अतः इसे यह एंजाइम देकर के रोका जा सकता है। अतः इसे यह एंजाइम देकर के रोका जा सकता है। ठीक है ना। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है रोगों के उपचार में, रोगों के उपचार में। अब जो भाई हृदय रोग होता है, हृदय रोग में थक्का बनता है, थक्का बनना, ये थक्का बनता है, ये थक्के को रोकने के लिए, यानी इसको विलय करने के लिए, विलय करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एंजाइम काम करता है भाई। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम द्वारा थक्के को रोका जा सकता है। तो लिख लें आप रोगों के उपचार में, उसके आगे लिखें हृदय रोग के उपचार में, हृदय रोग के उपचार में रक्त के थक्के को विलय करने में, हृदय रोग के उपचार में रक्त के थक्के को विलय करने में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। रक्त के थक्के को विलय करने में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। रक्त के थक्के को विलय करने में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हृदय रोग के उपचार में रक्त के थक्के को विलय करने में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। छोटा प्रश्न भी बन सकता है, रक्त के थक्के को विलय करने में कौन सा एंजाइम काम में आता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। एल्बिनिज्म रोग में ट्राइसिनेज एंजाइम आता है। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे उद्योगों में जैसे मदिरा, वाइन, विस्की, उद्योगों में मदिरा, वाइन, विस्की, चमड़े व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, मदिरा, वाइन, विस्की, चमड़े व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, मदिरा, वाइन, विस्की व चमड़े व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। तो ये अपना एंजाइम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है भाई। और अपन ने इस बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड और एंजाइम पढ़ लिए हैं। अब अपन न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, जो अपनी कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो आप नियमित रूप से रिवीजन भी साथ में रखेंगे और अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।